दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, एपीओ हेडक्वार्टर नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा हाउस। दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा मांग आ रही थी कि D&AR यानी कि अनुशासन एवं अपील रूल पर भी कोई मैं वीडियो बनवाऊं। दोस्तों इसके लिए मैंने अपने बॉस श्री R.K. मल्होत्रा जी को रिक्वेस्ट की कि वो आपको D&AR के विषय में बताएं। अब D&AR के बारे में आपको मल्होत्रा जी बताएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि मल्होत्रा जी जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपके जीवन में ज़रूर काम आएगा। दोस्तों मैं आज आपको D&AR रूल्स 1968 के बारे में बताना चाहता हूँ। ये रूल्स 1 अक्टूबर 1968 से लागू हुए थे। D&AR रूल 1968 सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं, परंतु ये RPF स्टाफ, कैजुअल और सब्स्टिट्यूट पर लागू नहीं होते हैं। D&AR रूल्स में दो प्रकार की पनिशमेंट का प्रावधान है। एक कहलाती है माइनर पेनल्टी और दूसरी कहलाती है मेजर पेनल्टी। माइनर पेनल्टीज़ में 5 पेनल्टीज़ होती हैं, जैसा कि सेंश्योर, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, स्टॉपेज ऑफ passes and PTOs, reduction to lower time scale of pay for a period of 3 years without cumulative effect, withholding of increment temporarily and withholding of increment with cumulative effect। मेजर पेनल्टीज में भी 5 प्रकार की पेनल्टीज होती हैं। पहली होती है रिडक्शन इन सेम टाइम स्केल ऑफ पे विद और विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, रिडक्शन इन ग्रेड विद और विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विद और विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इंक्रीमेंट आपकी जो जिस डेट से ड्यू होती है वो अगर टेम्परेरीली अगर उसको विदहोल्ड किया गया है तो वो आपकी 1 साल या 6 महीने जितने दिन के लिए भी उसको विदहोल्ड किया गया है वो आपकी उस 6 महीने के बाद इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए थी, वो वही की वही इंक्रीमेंट उस दिन से रेस्टोर हो जाती है। सिर्फ आपको लॉस रहता है उस 6 महीने का या 1 साल का, पेक्यूनियरी लॉस उतना ही होता है, उसकी आपकी पे कम रहती है। और विद कम्युलेटिव इफेक्ट में फ़र्क ये रहता है कि वो पे जो आपको मिलनी चाहिए थी वो फिर पूरा 1 साल मिलती भी नहीं है और फिर जो ड्यू थी उससे पहले वो आपको फिर दोबारा मिलती है, तो वो 1 साल आपको पूरा लाइफ लॉन्ग नुकसान रहता है। ऐसे ही रिडक्शन इन पे का रूल है, ये भी विद कम्युलेटिव इफेक्ट होती है और विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट होती है। रिडक्शन इन पे अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक ये माइनर पेनल्टी में काउंट होती है। और ये पे आज जो आप पे ले रहे हो और जो आपकी पे 1 ग्रेड या 2 स्टेप डाउन किया हुआ है वो डाउन कर दी जाती है और वो डाउन रहती है 1 साल या 6 महीने जिस पीरियड के लिए आपकी रिडक्शन की गई है, और वो फिर 6 महीने बाद 1 साल बाद फिर रेस्टोर हो जाती है। विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट में जैसे नुकसान होता है टेम्परेरी में, वैसे ही इसमें विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट में नुकसान है कि 6 महीने या साल आपको उतनी पे कम मिलेगी और उसके बाद आपको वही की वही पे रिस्टोर हो जाएगी। उससे ये और आपको जो मिलनी चाहिए थी इंक्रीमेंट वो भी मिलेगी विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट में। और विद कम्युलेटिव इफेक्ट में आपको नुकसान रहता है, उम्र भर नुकसान होता है। अगर आपकी पे 1 या 2 स्टेज नीचे कर दी गई है वो दोबारा उसी पे से जितनी रिड्यूस है उसी पे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जो आपको इंक्रीमेंट मिलेगी उसके बाद मिलेगी, तो वो 1 साल 6 महीने जो भी आपकी पनिशमेंट है उतना आपको नुकसान रहेगा। ऐसे ही रिडक्शन इन ग्रेड का है कि आप अगर SSC हैं तो आपको JE बना दिया गया। इसमें भी होता है कि आपको परमानेंटली बना दिया गया या आपको पीरियड के लिए रिड्यूस किया गया और उसके बाद फिर रेस्टोर करके फिर SSC बना दिया गया। 3 पनिशमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 से ली गई हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 से ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी कर्मचारी को आप ना तो रिमूव कर सकते हैं, ना डिसमिस कर सकते हैं, ना कंपल्सरी रिटायर कर सकते हैं, ना ही रिड्यूस कर सकते हैं बिना किसी इंक्वायरी किए हुए और उसको बिना बताए हुए। मतलब इंक्वायरी करना उस केस में बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ होते हैं D&AR में। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 ये यूज़ होता है सस्पेंशन के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 ये यूज़ होता है डीम्ड सस्पेंशन के लिए। स्टैंडर्ड
फॉर्म 5 ये होता है मेजर पेनल्टी चार्जशीट इशू करने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म 11 ये होता है माइनर पेनल्टी की चार्जशीट इशू करने के लिए। इसके अलावा भी कई स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो कि नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म दिए गए हैं। हम जब भी किसी की डीआर इंक्वायरी में ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। कुछ एब्रीविएशंस डीएनआर में यूज़ होते हैं, जैसा कि सीओ चार्ज ऑफिसर, डीएच डिफेंस हेल्पर, ईओ इंक्वायरी ऑफिसर या आईओ इंक्वायरी ऑफिसर, पीओ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस, डीडब्ल्यू डिफेंस विटनेस, एनआईपी नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। माइनर पेनल्टी में सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्म 11 यूज़ होता है, उसमें हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशंस बताते हैं और उसके बाद उससे रिप्लाई मांगा जाता है। पर मेजर पेनल्टी में जो हम SF5 इशू करते हैं उसमें 4 प्रकार के एनेक्शर्स लगते हैं। एनेक्शर 1 जिसमें कि आर्टिकल ऑफ चार्ज होते हैं, दूसरा एनेक्शर 2 जिसमें कि स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन होती है। हर आर्टिकल के चार्ज के ऊपर आपको स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन डिटेल में बताया जाता है कि ये चार्ज है आपके ऊपर। और एनेक्शर 3 में रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट से आप उसके चार्जेस को प्रूव करना चाहते हैं। और एनेक्शर 4 में होता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस कि जो आपने चार्जेस लगाए हैं उनको प्रूव करने के लिए विटनेसेस कौन कौन से होंगे। अब मैं आपको मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी में क्या क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताऊंगा। पहला डिफरेंस मेजर जो है कि ये मेजर पेनल्टी जो है वो आर्टिकल 311 के प्रावधान से बनाई गई है, जिसमें इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी होता है। माइनर पेनल्टी के लिए ऐसा कोई वो नहीं है, ये सिर्फ आपको मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस दे के आपको चार्जशीट इशू कर दी जाती है। मेजर पेनल्टी में SF5 इशू होती है और माइनर पेनल्टी में SF11 इशू होती है। मेजर पेनल्टी बिना इंक्वायरी के आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं। माइनर पेनल्टी में इंक्वायरी का प्रावधान नहीं है, बट अगर आप कोई ऐसी पनिशमेंट इम्पोज कर रहे हो जो कि उसकी सेटलमेंट ड्यूज़ में या उसमें फ़र्क पड़ता है, तो आपको उसमें इंक्वायरी कराना ज़रूरी होता है। मेजर पेनल्टी की चार्जशीट वही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इशू कर सकती है जो कि अथॉरिटी एम्पावर्ड है उसको कोई भी मेजर पेनल्टी करने के लिए। और माइनर पेनल्टी की चार्जशीट कोई भी अथॉरिटी कर सकती है, जो माइनर पेनल्टी कर सकती है या मेजर पेनल्टी कोई भी कर सकती है। मेजर पेनल्टी चार्जशीट में डिफेंस हेल्पर चार्ज ऑफिसर ले सकता है और इंक्वायरी में भी डिफेंस हेल्पर का प्रावधान है, उसको लिया जा सकता है। माइनर पेनल्टी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक चार्जशीट इशू की जाती है और उसके बाद आप जो है डिफेंस दे सकते हैं। क्योंकि मेजर पेनल्टी चार्जशीट के साथ डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन दिए जाते हैं, तो उसको प्रोविज़न है कि उसको एक कॉपी आपको पहले देनी पड़ेगी, बाद में वो ओरिजिनल भी देख सकता है। और माइनर पेनल्टी में क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं कोई होते, बट चार्ज ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स अगर कोई ऐसा रिलाई चार्जशीट में है तो वो मांग सकता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को देना पड़ता है। और एक और स्पेशल प्रोविज़न है रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल में जाने का। उसमें ये प्रोविज़न है कि जो डिसमिसल या रिमूवल अगर हुई है तो वो अपना रिवीज़न तक आप अपना अपील के बाद रिवीज़न, उसके बाद अगर वो RRT में जाना चाहे तो वो एक अपनी वो दे सकता है, पिटीशन दे सकता है, जो कि RRT में फॉरवर्ड की जा सकती है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपके ऊपर माइनर पेनल्टी या मेजर पेनल्टी की चार्जशीट हो या कोई पनिशमेंट हो रखी है, उसके बारे में बताऊंगा कि नॉन गस्टेड के केस में अगर आपकी माइनर पेनल्टी चार्जशीट पेंडिंग है तो भी आपकी प्रमोशन हो सकती है, बट ये गस्टेड के केस में नहीं होता है। उस केस में अगर माइनर पेनल्टी है या मेजर पेनल्टी है, दोनों केसेस में प्रमोशन नहीं होती है। मेजर पेनल्टी चार्जशीट में चार्जशीट अगर इशू हुई है तो नॉन गस्टेड में भी प्रमोशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दैट मेजर पेनल्टी चार्जशीट नहीं होती है और उस केस में वो सील्ड कवर में जाता है। पनिशमेंट में जो माइनर पनिशमेंट हैं, जिसमें जो है सेंश्योर है, विदहोल्डिंग ऑफ पासेस है और या रिकवरी का है,
उस केस में आपकी प्रमोशन हो सकती है। बट अगर आप कोई पनिशमेंट जैसे विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट उस समय जब आपकी प्रमोशन ड्यू है और वो आपकी विदहोल्ड हो रखी है इंक्रीमेंट उस पीरियड में, तब आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती। बट अगर वो लेटर स्टेज पे प्रमोशन ड्यू है, विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट इफ़ेक्ट होगी। सपोज़ आपकी एक को या एक साथ को किसी ईयर में विदहोल्ड हुई है इंक्रीमेंट और आपकी एक साथ की अगर है और आपकी फरवरी में ड्यू है तो आपको उस पीरियड में प्रमोशन हो सकती है। ऐसे रिडक्शन के केस में क्योंकि वो विद इमीडिएट इफेक्ट लागू होती है, तो रिडक्शन किसी विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट है विद कम्युलेटिव इफेक्ट है, तब आपकी ड्यूरिंग दैट पेंडेंसी ऑफ पेनल्टी आपकी प्रमोशन नहीं की जा सकती। अब मैं आपको सस्पेंशन के बारे में बताऊंगा। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होती है। सस्पेंशन किस किस चार्जेस पे आपका किया जा सकता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला है जब कर्मचारी के खिलाफ या तो कोई चार्जशीट पेंडिंग हो या विचार की जा रही हो कोई चार्जशीट देने की, या कोई कर्मचारी जिससे ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा हो जिससे देश को खतरा हो, या कोई क्रिमिनल केस उसके खिलाफ पेंडिंग हो, तो इन तीनों कारणों से उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा डीम्ड सस्पेंशन का भी प्रावधान होता है। जब कोई कर्मचारी 48 घंटे से ज़्यादा जो है पुलिस कस्टडी में रहा हो या कोई उसको इम्प्रिजनमेंट हो गया हो, तब भी उसको डीम्ड सस्पेंशन किया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट भी 48 घंटे से ज़्यादा का होना चाहिए। एक और रूल 14 में एक प्रावधान है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। रूल 14 में आप किसी को बिना इंक्वायरी किए, डीआर इंक्वायरी किए आप सर्विस से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और डिसमिस कर सकते हैं। पहला कारण है कि आपकी किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्शन हो गई हो। दूसरा कारण कि ये रीज़नेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है कि इंक्वायरी की जाए, क्योंकि प्रावधान है कि डीआर इंक्वायरी होना ज़रूरी होता है। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था 311 आर्टिकल 311 का ज़रूरी है कि आप मेजर पनिशमेंट कोई नहीं कर सकते हैं। बट जिस केस में रीज़नेबल प्रैक्टिकेबल नहीं है कि इंक्वायरी हो सके, इसके लिए डिस्मिस अथॉरिटी जो उसको रिमूवल या डिसमिसल कर रही है तो उसको लिखना पड़ेगा, एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। तीसरा कारण है कि देश हित में ये प्रैक्टिकेबल नहीं है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के उसमें इंक्वायरी की जाए, तब भी आपको रिमूव या डिसमिस किया जा सकता है। दोस्तों, आपने श्री मल्होत्रा जी से D&R के विषय में जाना। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मुकेश शर्मा रेलवे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।